गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो हमारा चैप्टर 1 to 3 का टेस्ट है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। इसमें मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन दिए, मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए, केस स्टडी बेस्ड भी दिए, मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए और मैंने उसको आपको सॉल्व करने के लिए बोला। तो चलिए अब मैं उसको सॉल्यूशन को डिस्कस करना शुरू करता हूँ। बाय रीजन मैं अपने सपोर्ट, बाय रीजन जो भी आंसर होगा उसके सपोर्ट में मैं आपको रीजनिंग भी देते हुए चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड्स अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास जवाब आए और किसको हम गुड्स नहीं मानकर चलेंगे, इसमें हमें इसको बताकर चलना है। मुझे बहुत सारे बच्चों के आंसर आए ऑल ऑफ द एबव। तो ये जो ऑल ऑफ द एबव है बच्चे, ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? जैसे आपने लिखा सेल ऑफ 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। तो अगर आप इसको सपोज मनी बोल रहे हैं तो ये मनी नहीं है। गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड्स की डेफिनेशन क्या है कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। और जब मनी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो मनी की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि मनी का मतलब होता है कि एनी कॉइन या करेंसी होल्ड बाय द असेसी फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। तो ये उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड किया, मनी नहीं है। जब मनी नहीं है तो क्या है? ये गुड्स है। इसका मतलब जो पहला ए पॉइंट है वो गुड्स है। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, मनी एंड सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में हमारे शेयर्स आ जाते हैं, तो ये हमारा जो है वो वैसे सही आंसर होगा। लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट तो गुड्स है, एक्शनेबल क्लेम। और आप लोग लॉटरी पर इवन वैल्यू ऑफ सप्लाई में मतलब ये भी पढ़ते हैं कि वैल्यू का, लॉटरी का जो वैल्यूएशन है हम किस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं। आप शेड्यूल 3 पढ़ते हो तो वहां पर भी पढ़ते हो कि एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग एंड लॉटरी हम सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी हम सप्लाई मानकर चलते हैं। तो बेटा जो आपका सही आंसर है वो बी। Mr. Arman, a person in Uttarakhand, is engaged in exclusively in the supply of both goods, both in the out, in or in and outside the state. He is liable for registration under GST if aggregate turnover exceed। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब था कि सब 20 लाख। तो बेटा फिर से आपका आंसर जो है वो गलत है, क्योंकि इन और आउटसाइड द स्टेट मतलब वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों तरीके की सप्लाई कर रहा है। और बीइंग एंगेज्ड इन द आउटवर्ड टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई, तो ऐसे में उसको एज पर सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन कराना क्या होगा? कंपलसरी होगा। तो ऐसे में जो डी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास्ड। तो बस बेटा 101 ये आपको जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ने को मिलेगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन जीएसटी। जीएसटी की जो डेफिनेशन है आर्टिकल किसने दी है? तो 366 ने, जिसने बताया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या होगा? ए टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। Activities or transactions treated neither as supply nor supply of goods nor supply of service are defined in Schedule 3। तो ये आपके ऑलमोस्ट सब लोगों का आंसर जो था वो ठीक था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मैंने आपको 2 नंबर के दिए हैं। और पहला केस आप लोगों का, मिस्टर जॉली एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। ही इज एन अथॉराइज्ड डीलर ऑफ मैसर्स जीई मैक्रो लिमिटेड। ये अथॉराइज्ड डीलर है, ठीक है। लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में ये क्या है? रजिस्टर्ड है। इट सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू मिस्टर अरमान, एक कस्टमर। और प्रोडक्ट क्या बेचा? रेफ्रिजरेटर 500 लीटर का 18% से टैक्सेबल है। उस रेफ्रिजरेटर के लिए एक स्टेबलाइजर जो 12% से टैक्सेबल है। एलईडी स्प्लिट एसी स्टेबलाइजर टोटल। मिस्टर जॉली इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड गिवन ए सिंगल इनवॉइस। जो वो क्या है, एक सारे जो भी आइटम सेल के उसके लिए एक सिंगल इनवॉइस काटते हैं, इंडिकेटिंग प्राइस और फॉर ईच आइटम सेपरेटली टू मिस्टर अरमान। बिल तो एक ही काटा पर हर एक आइटम का जो अमाउंट है वो क्या लिखा? सेपरेटली लिखा। उन्होंने लिखा है कि भैया फ्रिज जो है वो 40,000 का है, स्टेबलाइजर 5,000 का है, एलईडी टेलीविजन जो है वो 30,000 रुपीज का है, स्प्लिट एसी 35 का। हर एक का जो प्राइस है वो अलग अलग लिखा। और टोटल एक सिंगल उन्होंने पेमेंट में 1,15,000 रुपए का क्या कर दिया? चेक दे दिया। और अब आपको टैक्स रेट निकालना है। तो कई सारे लोगों ने मुझे आंसर किया मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई नहीं है बच्चे। मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या समझो कि जब दो या दो से ज्यादा सप्लाईज को हम इकट्ठा एक साथ प्रोवाइड करते हैं। और अगर वो जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक सिंगल प्राइस के लिए, और अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो वो कंपोजिट सप्लाई।
जहाँ एक कोई भी सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है। और अगर हम दूसरे केस में बात करें तो वहां पर क्या होता है कि अगर वहां पर कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है तो मिक्स सप्लाई, पर हम यहाँ पर एक सिंगल प्राइस के लिए नहीं प्रोवाइड कर रहे ना, यहाँ पर हम एक सिंगल प्राइस के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने जो हर एक आइटम का प्राइस है तो वो सेपरेटली लिखा हुआ है। अरे दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि हम लोग जो एक या एक से ज्यादा दो या उससे ज्यादा सप्लाईज को जब इकट्ठा एक साथ प्रोवाइड करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम अलग अलग आइटम के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, इसलिए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के कॉन्सेप्ट को लेकर आए। पर यहाँ पर इसको हम लोग कंपोजिट नहीं मानेंगे ना मिक्स सप्लाई मानेंगे। जब हर एक का प्राइस आपका इनवॉइस में अलग अलग मेंशन है तो ऐसे में हर एक को क्या होगा, हर एक को क्या होगा, आप लोगों का एक सेपरेट सप्लाई माना जाएगा। तो इसके आंसर को एक बार फिर से रिव्यू कीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका ए ऑप्शन है वो पॉसिबल नहीं है, बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है और सी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सप्लाई अदर देन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई रेस्पेक्टिव टैक्स एप्लीकेबल टू ईच आइटम, जो भी रेट आपका ईच आइटम के लिए रेस्पेक्टिव रेट एप्लीकेबल है उसी से आपको क्या होगा टैक्स पे करना पड़ेगा। डिसीजन ये आपको ऑलमोस्ट सबका ठीक था कि 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन लेते हैं, स्टेट का जो शेयर होगा वो 2/3 होगा और जो आपका सेंट्रल का बोर्ड शेयर होगा वो 1/3 होगा, ये ऑलमोस्ट सबका ठीक है। केस स्टडी बेस्ड एक एमसीक्यू दिया, मिस्टर अरमान एंगेज है आपके सप्लाई में ऑफ टाइल एंड मार्बल इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वो जीएसटी में अभी रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो जुलाई के महीने में स्टार्ट किया। He availed godown construction services from business from his brother-in-law. उन्होंने क्या किया, गोडाउन कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ली from for business from his brother-in-law who was dependent on him. He was he also availed professional consultancy services for the purpose of business from his son who was a chartered accountant and his son was not dependent on him. Mr. Arman didn't pay anything for both uh, for both services as both of them were his relative public family member। दोनों के दोनों क्या थे, आपके फैमिली मेंबर थे, ब्रदर इन लॉ भी और बेटा भी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उन्होंने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया, मतलब विदाउट कंसिडरेशन ये सर्विसेज जो है वो आप लोगों की ली गई है। ठीक है, उसके बाद में लिखा है बस एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही मीनिंग तब तक सही पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ हिज सन मिस्टर अरमान मेड द सप्लाई ऑफ टाइल्स विद इन द स्टेट ओनली। ही रीच्ड टर्नओवर of rupees 7 lakh on October 31st. However, he planned to expand his business to other states since he received recent orders from other states also. अब तक वो लोकल सप्लाई कर रहे थे पर अब उनको क्या हुआ, अदर स्टेट से भी ऑर्डर मिले तो उन्होंने अपने आप को इंटर स्टेट बिजनेस करना भी शुरू किया। और जनवरी के महीने में उन्होंने अपनी पहली इंटर स्टेट सप्लाई करी तमिलनाडु को, वो भी उनकी जो टर्नओवर थी बिफोर मेकिंग सच सप्लाई वाज 50 लाख, मतलब 31 अक्टूबर तक 7 लाख थी। 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से लेकर 4 जनवरी तक उन्होंने और क्या किया, 8 लाख की सप्लाई कर दी। तो टोटल सप्लाई जो हो गई वो कितने की हो गई, 15 लाख रुपए की हो गई। जो इंटर स्टेट सप्लाई उन्होंने जनवरी के महीने में पहली बार करी उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4,50,000। All figures given are exclusive of tax wherever applicable। अगर कहीं पर भी टैक्स एप्लीकेबल है तो जो फिगर्स आपको ऊपर दी गई है उनमें कहीं पर भी कोई भी टैक्स अमाउंट शामिल नहीं है। Based on information given above, choose the most appropriate answer for the following question. In respect of supply available by Mr. Arman, which of the following is a correct statement? अब आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो आपका मतलब स्टेटमेंट ठीक होगा। गोडाउन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज availed from his brother-in-law free of cost is considered as deemed supply। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, supply of goods or service or both between distinct person or related person in the course or furtherance of business to be treated as supply। तो शेड्यूल 1 जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट की बात आती है शेड्यूल 1 के पास जाना पड़ता है। और शेड्यूल 1 में रिलेटेड पर्सन से कोई रिलेटेड पॉइंट है तो हाँ जी, एक आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात रहती है और एक जो भी सप्लाई बिटवीन रिलेटेड
और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो यहाँ इम्पोर्ट का केस तो नहीं है, तो हम लोग जो बात करेंगे वो सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच की बात करेंगे। तो अब देखो, पहले हमें रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। और जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है उसमें क्या है कि जो स्पाउस और चिल्ड्रन है वो क्या है, आपके रिलेटेड पर्सन है। उसके अलावा जो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है उसमें हमने किसको शामिल किया, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर को शामिल किया, ग्रैंड पेरेंट्स को शामिल किया, वो भी कौन से, जो होली और मेनली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट हियर इन दिस केस हम लोग दो फ्री सप्लाई ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ब्रदर इन लॉ से। तो ब्रदर इन लॉ तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में ही नहीं है। तो ऐसे में जो उसकी जो सप्लाई गोडाउन कंस्ट्रक्शन की, वो तो आपकी डीम्ड सप्लाई नहीं हो सकती। अब आप बात आ गई किसकी, बेटे की। तो बेटा देखो, डिपेंडेंट होली और मेनली डिपेंडेंट किसके आगे लिखा हुआ है, तो होली और मेनली डिपेंडेंट लिखा है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर के आगे। स्पाउस और चिल्ड्रन के आगे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोई भी बात नहीं हो रही, तो फिर वो चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, रिलेटेड पर्सन में माने जाएंगे। तो ऐसे में जो बी पॉइंट है वो आपका क्या होगा, सही होगा कि हम उस सर्विस को डीम्ड सप्लाई मानकर चलेंगे। और यहाँ पर जो मिस्टर अरमान है वो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए कब लायबल होंगे, सॉरी, अप टू विच लिमिट of aggregate turnover Mr. Arman can continue to supply goods without registration within his state if he doesn't to procure any goods service for his on which tax is payable under reverse charge mechanism। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं। सप्लाई क्या कर रहे हैं, गुड्स ओनली मार्बल एंड टाइल्स, मार्बल एंड टाइल्स। तो वैसे तो आपकी जो लिमिट है 10 और 20 लाख की है, पर अगर आप एक्सक्लूसिवली सप्लाई करते हैं, किसकी एक्सक्लूसिवली सप्लाई करते हैं, केवल किसकी, गुड्स की, तो कुछ स्टेट्स के केस में आपकी जो टर्नओवर है उसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। उसको बढ़ाकर कितना करते हैं, 40 लाख कर देते हैं। पर जो तेलंगाना स्टेट है उसके लिए जो ये लिमिट है वो कितने की है, 20 लाख रुपए की। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, ए। Which of the following statement is correct with respect to liability of Mr. Arman to register under GST? जुलाई में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्या जनवरी में इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बिफोर इफेक्टिव इंटर स्टेट सप्लाई? तो ऐसे में हम लोग बात करें तो नहीं भाई, इंटर स्टेट सप्लाई में अगर एंगेज ही नहीं तो मैं रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊंगा जनवरी में? जनवरी में मेरी टर्नओवर तो केवल कितनी है, 15 लाख। 20 लाख से क्रॉस करेगी तब देखेंगे। Mr. Arman is liable to register only when his turnover of threshold limit irrespective of whether is effective interstate supply। तो आप बताओगे कि यस, जहां आपके टर्नओवर से में कोई मतलब नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट से कोई मतलब नहीं है, इंटर स्टेट सप्लाई करो तो आपको इररेस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड रजिस्ट्रेशन कराना क्या होगा, कंपलसरी होगा। और ये तो फिर गलत है। Answer the following question. Supply of all goods and or service is taxable under GST। तो आप बोलोगे नहीं। As per Article 366 alcoholic liquor for human consumption and Article 246A, petrol, diesel, aviation turbine fuel, petroleum, natural gas are outside the purview of GST। जीएसटी काउंसिल पर शॉर्ट नोट, तो आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो कि भैया इसको कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर जो है वो किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कब किया, 12 सितंबर 2016 को इसको कॉन्स्टिट्यूट प्रोविजन आई और 15 सितंबर को उन्होंने इसको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। साथ में आप बता सकते हो कि एक ज्वाइंट फोरम है, ज्वाइंट कमेटी है सेंट्रल और स्टेट की, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। और जो स्टेट फाइनेंस होते हैं वो उसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स अपने आप के बीच में से क्या करते हैं, एक वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करते हैं। जो भी डिसीजन होते हैं वो आपके मेजोरिटी से लिए जाते हैं, 3/4 मेजोरिटी से लिए जाते हैं। स्टेट का जो वोट शेयर होता है वो 2/3, जो भी वोट आपके कास्ट किए जाएंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका जो वोट शेयर होता है वो कितना होता है, 1/3 ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट कास्टेड। साथ में आप बता सकते हो कि जीएसटी काउंसिल का जो काम होता है वो क्या होता है, रिकमेंडेशन देने का। रिकमेंडेशन किसके रिगार्डिंग, आपकी टर्नओवर की थ्रेशोल्ड के रिगार्डिंग, एग्जेम्पशन के रिगार्डिंग, टैक्स रेट्स के रिगार्डिंग, या रिलेटेड जो भी मैटर आपके जीएसटी से है उसके संबंध में। रमन एक सीट रमन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई। हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन is a well-known lawyer. Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to his business dispute। तो आपको बताना है कि क्या ये अमाउंट लायबल टू सप्लाई होगा या नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, शेड्यूल 1 के पास
पास जाना पड़ेगा। शेड्यूल 1 क्या कहता है? तो शेड्यूल 1 बड़ा सिंपल सी बात करता है। शेड्यूल 1 बड़ा सिंपल सी बात करता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है द रिलेटेड पर्सन से इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो हम उसको सप्लाई मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, लंदन में सेटल है, ठीक है, लंदन में सेटल्ड है। बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना। सेटल्ड का मतलब क्या है? मतलब कि अपना कमा खा रहा है। कमा खा रहा है मतलब कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ही इज इंडिपेंडेंट। और क्लॉज 4 कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी टेकन एज सप्लाई इवन विदाउट कंसीडरेशन। अब फिर से रिलेटेड पर्सन की बात करें तो रिलेटेड पर्सन में ब्रदर आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पर केवल कब आते हैं? जब वो आपके ऊपर होली और मेनली क्या हो, डिपेंडेंट हो। बट ही इज सेटल्ड इन लंदन, तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है, और जब डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल नहीं की है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। यहाँ पर आपको पहले शेड्यूल 1 का पैरा 4 जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्लॉज जो 4 है उसको लिखना पड़ेगा। फिर आप बताओगे कि इन द मिस्टर जो मतलब उसके जो ब्रदर है, ही इज नॉट फॉलोइंग इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, हेंस दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। डिटरमाइन करना है कि आपको इन फॉलोइंग केसेस में व्यक्ति जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं है। तो पृथ्वीराज ऑफ असम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। पान मसाला, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में धुनिया, उनकी जो टर्नओवर है वो 22 लाख है। तो ऐसे में लायबल होगा? तो बिल्कुल लायबल होगा। वैसे हम लोग जानते हैं कि आप लोग क्या होते हैं कि अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई करते हैं तो कुछ स्टेट्स के केस में हम जो लिमिट है वो आपकी 20 से बढ़ाकर 40 लाख कर देते हैं। पर जो ये लिमिट है आपकी एक एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड जो है 40 लाख रुपीस की, वो आपके पान मसाला प्रोडक्ट्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। तो हेंस इन दिस गिवन केस ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। Raghav of Assam is exclusively engaged in intra-state supply of ready-made garments. Its turnover in current financial year for Assam showroom is 28 lakh. It has another showroom in Tripura with a turnover of 11 lakh in the current financial year. तो ऐसे में अगर टर्नओवर त्रिपुरा में है तो त्रिपुरा की थ्रेशोल्ड कितनी है? 10 लाख। तो ऐसे में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी स्टेट आपका ब्रांच किसी ऐसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है जहां पर थ्रेशोल्ड 10 लाख है, तो फिर ऐसे में आपकी सारी ब्रांचेस के लिए जो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। तो इन दिस केस ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3, साहिब सेल एंड एयर कंडीशनर डीलर in Janakpuri, Delhi needs 4 air condition for his newly constructed house in Safdarjung enclave. Therefore, he transferred 4 air condition on which ITC has been availed by it from its stock for the said purpose. क्या इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे? Yes. Permanent transfer of business asset or however ITC has been availed on such goods या stock, तो ऐसे केस में क्या होगा? सप्लाई माना जाएगा। तो आप बताओगे कि there is permanent transfer of business asset and income tax credit has already has been availed on such air conditioner. Hence, transfer of air condition from business to newly constructed house will amount to supply. Further, a Janakpuri resident Akash approached Sahib Sale. He sold and air conditioned to Sahib Sale sales for rupees 5,000. मतलब आकाश के पास में कोई एक सेकंड हैंड एसी था और उसने अपना सेकंड हैंड एसी साहिब सेल को बेच दिया। और आकाश वो एसी 6 महीने पहले लेकर आया था अपने रेजिडेंस पर्पस के लिए। और क्या जो आकाश के द्वारा सेल की गई है वो सप्लाई मानी जाएगी? तो नहीं। तो आप बताएंगे कि सप्लाई ऑफ मतलब all form of supply of goods or service made or agreed to be made for consideration in the course of furtherance of business shall be taken as supply as per section 7 subsection 1 clause A. But here supply is जो सेल जो की गई है मिस्टर आकाश के द्वारा, that is not in the course or furtherance of business, hence cannot be treated as supply. Write a short note on casual taxable person including its requirement for registration and its validity. तो casual taxable person का पहले आप मतलब बताएं। सॉरी, पहले आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब बताएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका हमारे स्टेट में कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट में आप लोग बताएंगे कि इसको जो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा वो कैसे लेना पड़ेगा? एक एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 days प्रायर लेना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
साथ में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इसको अपनी एक एस्टिमेटेड लायबिलिटी, अपनी एस्टिमेटेड टर्नओवर बतानी पड़ेगी, साथ में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा। साथ में अपनी रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी होगी वो क्या होगी, जितने टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन चाहता है, और मैक्सिमम 90 डेज विच एवर इज, बोल सकते हैं लाइक टर्म। और एक अगर एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आप एक्सटेंड भी करा सकते हो, और एक्सटेंशन आपको कैसे मिलेगा, 90 दिन के लिए मिलेगा, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। Mention the period of suspension of registration certificate. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को हम लोग जो सस्पेंड करते हैं उसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा। तो अगर व्यक्ति ने खुद से कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है तो जिस दिन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करूंगा तब से लेकर, या मैं किसी और फीचर की डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता हूँ तो द डेट ऑन विच ही शॉर्ट फॉर कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर से लेकर जब तक मेरे कैंसिलेशन की जो कैंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग है, प्रोसीजर है, वो पेंडेंसी रहेगी, तब तक मेरा रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, सस्पेंड रहेगा। और अगर रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर, इफ रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर, तो ऐसे में जो भी डेट आपकी प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा मेंशन की जाएगी टिल आपकी पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या रहेगा, सस्पेंड रहेगा। तो ये आपका पहला जो मैंने टेस्ट लिया बेसिक सप्लाई और रजिस्ट्रेशन का, उसका ये सोल्यूशन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। फर्दर कोई दिक्कत है तो आपके पास में मेरा नंबर है, आप मुझसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग आज के जो ये वीडियो क्लास है इसको ये भी रखते हैं। अगर आपने टेस्ट पेपर अभी तक अटेंड नहीं किया है तो लिंक में मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ, आप टेस्ट पेपर को डाउनलोड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, फिर उन आंसर को यहाँ पर अपना मैच कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।